कक्षा 11 समाजशास्त्र अध्याय 5 भारतीय समाजशास्त्री का भाग 3 अर्थात इसका अंतिम भाग, जो इसके अंक के साथ ही यह अध्याय पूर्ण हो जाएगा। मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास 1916 से 1999। 16 नवंबर 1916 को मैसूर के आयंकर ब्राह्मण परिवार में जन्म। इनके पिता जमींदार थे और मैसूर के ऊर्जा तथा बिजली विभाग में कार्यरत थे। प्रारंभिक शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय में, बाद में स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु मुंबई गए, जहां घुर्रे इनके गुरु थे। 1942 स्नातकोत्तर शोध पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, मैरिज एंड फैमिली एमंग दी कुर्गस। 1944 पीएचडी शोध कार्य 2 भाग में बम्बई विश्वविद्यालय से घुर्रे के निर्देशन में किया। 1945 ऑक्सफोर्ड गए, पहले रेडिक्लिफ ब्राउन तथा फिर इवांस फीचर द्वारा शिक्षा ग्रहण। 1947 ऑक्सफोर्ड से सामाजिक मानव विज्ञान में डिफिल कर वापस भारत आए। 1948 ऑक्सफोर्ड में भारतीय समाजशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति। इसी समय 1948 रामपुरा में क्षेत्र कार्य किया। 1951 ऑक्सफोर्ड से इस्तीफा दिया तथा महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति, समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। 1959 दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त, समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। 1971 दिल्ली विश्वविद्यालय छोड़ा, बंगलौर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के सह संस्थापक। निधन 30 नवंबर 1999। अभी आप संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप के बारे में जानकारी ले रहे थे। आप मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, जो 1916 में जन्म लिया और 1999 में आपका निधन हो गया, उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आगे आप देखें, एमसी दुबे तथा डीएन मजुमदार जैसे विद्वानों के साथ मिलकर भारतीय समाजशास्त्र ने उस समय के ग्रामीण अध्ययन को प्रभावशाली बनाया। गांव पर श्रीनिवास द्वारा लिखे गए लेख मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। सर्वप्रथम गांव में किए गए क्षेत्रीय कार्यों का निर्जातीय ब्यौरा और इन ब्यौरों पर परिचर्चा। द्वितीय प्रकार के लेखन में भारतीय गांव सामाजिक विश्लेषण की एक इकाई के रूप में कैसे कार्य करते हैं, इस पर ऐतिहासिक तथा अवधारणात्मक परिचर्चा है। द्वितीय प्रकार के लेखन में गांव की एक अवधारणा के रूप में उनकी उपयोगिता के प्रश्न पर श्रीनिवास का विवाद हुआ। ग्रामीण अध्ययन के खिलाफ कुछ सामाजिक मानवशास्त्रियों जैसे लुई ड्यूमो का मानना था कि जात जैसी सामाजिक संस्थाएं गांव की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि गांव केवल कुछ लोगों का समूह था जो एक विशेष स्थान पर रहते थे। गांव बने रह सकते हैं या समाप्त हो सकते हैं और लोग एक गांव को छोड़ दूसरे गांव को जा सकते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति अथवा धर्म सदैव उनके साथ रहते हैं और जहां वे जाते हैं वहां सक्रिय हो जाते हैं। इस कारण से ड्यूमो का मानना था कि गांव को एक श्रेणी के रूप में महत्व देना गुमराह करने वाला हो सकता है। इसके विरुद्ध श्रीनिवास का यह मानना था कि गांव एक आवश्यक सामाजिक पहचान है। ऐतिहासिक साक्ष्य यह दिखाते हैं कि गांव ने अपनी एक एकीकृत पहचान बनाई है और ग्रामीण एकता ग्रामीण सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्रीनिवास ने ब्रिटिश प्रशासन, मानव वैज्ञानिकों की आलोचना की, जिन्होंने भारतीय गांवों का स्थिर आत्मनिर्भर छोटे गणतंत्र के रूप में चित्रण किया था। ऐतिहासिक तथा सामाजिक साक्ष्य द्वारा श्रीनिवास ने यह दिखाया कि वास्तव में गांव में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, यहाँ तक कि गांव कभी भी आत्मनिर्भर नहीं थे और विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संबंधों से क्षेत्रीय स्तर पर जुड़े हुए थे। गांव ग्रामीण शोध कार्य के स्थल के रूप में भारतीय समाजशास्त्र को कई तरह से लाभान्वित करते हैं। इसने निर्जातीय शोध कार्य की पद्धति के महत्व से परिचित कराने का एक मौका दिया। नव स्वतंत्र राष्ट्र जब विकास की योजनाएं बना रहा था, ऐसे समय में इसने भारतीय गांव में तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन के बारे में आंखों देखी जानकारी थी। ग्रामीण भारत से संबंधित इन विविध जानकारियों की उस समय काफ़ी प्रशंसा हुई, क्योंकि नगरीय भारतीय तथा नीति निर्माता इससे अनुमान लगा सकते थे कि भारत के आंतरिक हिस्सों में क्या हो रहा था।
इस प्रकार ग्रामीण अध्ययन से समाजशास्त्र जैसे विषय को स्वतंत्र राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक नई भूमिका दी। मात्र आदिम मानव के अध्ययन तक सीमित न रहकर इसके आधुनिकता की ओर बढ़ते समाज के लिए भी उपयोगी बनाया जा सकता है। क्रियाकलाप विद्यार्थी के लिए, मान लीजिए आपका कोई मित्र दूसरे ग्रह अथवा सभ्यता का है और पहली बार पृथ्वी पर आया है। उसने कभी गांव के बारे में नहीं सुना है। आप उन्हें ऐसे ऐसे कौन से 5 सुराग देंगे ताकि वे कभी गांव को देखें तो उन्हें पहचान सके। इसे छोटे छोटे समूहों में आयोजित कीजिए और विभिन्न समूहों द्वारा दिए गए सुरागों की तुलना कीजिए तथा देखिए कि वे कौन सी चीज़ें जो बार बार उभर कर सामने आती हैं। क्या इसके आधार पर आप गांव की परिभाषा दे सकते हैं? आपकी परिभाषा एक अच्छी परिभाषा है या नहीं? इसे देखने के लिए अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या ऐसा कोई गांव है जहां आपके द्वारा दी गई परिभाषा की सभी या ज़्यादातर चीज़ें अनुपस्थित हैं? अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं, जो आपको ऐसा क्यों लगता है, तो लोग गांव में नहीं रहना चाहते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो गांव का रहने वाला है पर नगर में रहना चाहता है, तो वे गांव छोड़ने के लिए क्या कारण देते हैं? आप देखें, ये भी क्रियाकलाप का अंश है। 1950 में नगरीय भारतीयों में ग्रामीण अध्ययन के प्रति काफ़ी रुचि थी, जिससे समाजशास्त्री ने उस समय शुरू किया था। क्या आपको लगता है कि नगर के लोग आज भी गांव में रुचि रखते हैं? टीवी, फिल्म अथवा अखबारों में गांव पर कितनी बार चर्चा की जाती है? अगर आप नगर में रहते हैं तो क्या आपका परिवार आज भी अपने गांव के रिश्तेदार के संपर्क में? इस प्रकार के संपर्क आपके पिता अथवा दादा की पीढ़ी में थे। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो नगर छोड़ गांव में जाकर बस गया हो? क्या आप इसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो वापस जाना चाहता है? अगर हाँ, तो वे कौन से कारण हैं जिसके लिए वे नगर छोड़ गांव में जाकर बसना चाहते हैं? अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग गांव में नहीं रहना चाहते? अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो गांव का रहने वाला है पर नगर में रहना चाहता है, तो वे गांव छोड़ने के क्या कारण देते हैं? निष्कर्षतः आप देखें, इन 4 समाजशास्त्रियों ने इस विषय समाजशास्त्र को 9 स्वतंत्र आधुनिक राष्ट्र के संदर्भ में एक अलग पहचान देने की कोशिश की। किन विभिन्न तरीकों से समाजशास्त्र को भारतीय बनाया गया, इसका उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। अतः घुरे ने उन प्रश्नों से शुरुआत की जो पाश्चात्य मानवशास्त्रियों द्वारा उठाए गए थे, लेकिन यहाँ उन्होंने शास्त्रीय पुस्तकों से अर्जित अपने ज्ञान तथा एक शिक्षित भारतीय सोच का उपयोग किया। एक भिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले पूर्ण रूपेण पाश्चात्य डीपी मुखर्जी जैसे आधुनिक बुद्धिजीवी ने भारतीय परंपरा की महत्ता को पुनः खोजा। बिना इसकी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए मुखर्जी की ही तरह AR देसाई भी मार्क्सवाद से अत्यंत प्रभावित थे और भारतीय राष्ट्र की समालोचना ऐसे समय में की जब इस प्रकार की आलोचनाएं दुर्लभ थी। पाश्चात्य सामाजिक मानवशास्त्र के प्रभावी केंद्रों में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त MN श्रीनिवास ने भारतीय संदर्भ में इसका प्रयोग किया और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में समाजशास्त्र की नवीन कार्यसूची को तैयार करने में मदद की। यह किसी भी विभाग की शक्ति के लिए शुभ लक्षण है जब उसकी एक पीढ़ी अपने पूर्वजों से ज्ञान पाकर उससे भी आगे निकल जाती है। भारतीय समाजशास्त्र में ऐसा होता रहा है। आने वाली पीढ़ियों ने इन अग्रदूतों के कार्यों की सकारात्मक आलोचना भी की ताकि यह विषय और अधिक विकसित हो सके। सीखने की इस प्रक्रिया के चिन्ह तथा समालोचक केवल इस पुस्तक में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाजशास्त्र में देखे जा सकते हैं। शब्दावली जो विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रशासक, निशास्त्री, यह पद उन ब्रिटिश प्रशासकों के लिए प्रयुक्त होता है जो 19वीं तथा प्रारंभिक ब्रिटिश भारतीय सरकार के भाग थे, जिन्होंने नृजातीय अनुसंधानों को प्रारंभ करने में अत्यधिक रुचि ली, विशेषकर सर्वे तथा जनगणना। इनमें से कुछ सेवानिवृत्ति के पश्चात नामी निशास्त्री बने। प्रमुख नामों में एडगर थर्स्टन, विलियम क्रूक, हर्बर्ट रिजले तथा JH हट्टन है। मानव निवृत्ति निशास्त्र का एक विभाग जो मनुष्य की प्रजाति का अध्ययन, उसके
शरीर के माप, विशेषकर उसकी खोपड़ी के भार, सिर की चौड़ाई तथा नाक की लंबाई के आधार पर करता है। समायोजन वह प्रक्रिया जिसमें एक संस्कृत विशेषता बड़ी अथवा अधिक प्रभावी दूसरी संस्कृत को अपने अंदर समा लेती है, पहली संस्कृत में मिल जाती है, ताकि यह प्रक्रिया के अंत में जीवित या अलग से दिखाई न दे। अंतर्विवाह सामाजिक संस्था जहाँ वैवाहिक रिश्ते केवल अपनी बिरादरी में किए जाते हैं। इस सीमांकित वर्ग के बाहर विवाह निषेध होते हैं। इसका आम उदाहरण जाति विवाह है, जहाँ विवाह अपनी ही जाति के व्यक्ति से होता है। बहिर्विवाह सामाजिक संस्था जहाँ कुछ वर्गों में वैवाहिक संबंध निषिद्ध होते हैं। विवाह इन निश्चित वर्गों के बाहर होना चाहिए। आम उदाहरण खून के रिश्तेदारों में विवाह निषेध, सपिंड बहिर्विवाह, एक गोत्र में विवाह निषेध, सगोत्र बहिर्विवाह, अथवा एक ही गांव अथवा क्षेत्र में विवाह निषेध, गांव क्षेत्र बहिर्विवाह है। मुक्त व्यापार फ्रांसीसी मुहावरा शाब्दिक अर्थ है जैसा है अथवा अकेला छोड़ो, जो राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धांत के लिए प्रयुक्त होता है, जहां अर्थव्यवस्था अथवा आर्थिक संबंधों में राज्य कम से कम हस्तक्षेप करता है। मुक्त बाजार की दक्षता तथा नियामक शक्तियों की मान्यता से जुड़ा है। विद्यार्थियों के लिए ये अभ्यास के प्रश्न हैं। अनंत कृष्ण अय्यर तथा शरदचंद्र राय ने सामाजिक मानव विज्ञान के अध्ययन का अभ्यास कैसे किया? क्वेश्चन 2, जनजातीय समुदायों को कैसे जोड़ा जाए, इस विवाद के दोनों पक्षों के क्या तर्क थे? प्रश्न 3, भारत में प्रजात तथा जात के संबंध में हर्बर्ट रिजले तथा जीएस घुरे की स्थिति की रूपरेखा दें। जात की सामाजिक मानव शास्त्रीय परिभाषा को सारांश में बताएं। जीवंत परंपरा से डीपी मुखर्जी का क्या तात्पर्य है? भारतीय समाजशास्त्रियों ने अपनी परंपरा से जुड़े रहने पर बल क्यों दिया? भारतीय संस्कृति तथा समाज की क्या विशेषताएं हैं? ये बदलाव के ढांचे को कैसे प्रभावित करते हैं? कल्याणकारी राज्य क्या है? ए आर देसाई कुछ देशों द्वारा किए गए दावों की आलोचना क्यों करते हैं? समाजशास्त्री शोध के लिए गांव को एक विषय के रूप में लेने पर एम.एन. श्रीनिवासन तथा लुई ड्यूमो ने इसके पक्ष तथा विपक्ष में क्या तर्क दिए? भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास में ग्रामीण अध्ययन का क्या महत्व है? ग्रामीण अध्ययन को आगे बढ़ाने में एम.एन. श्रीनिवास की क्या भूमिका रही? ये देखें, संदर्भ देखें, विभिन्न ग्रंथ, इन संदर्भित ग्रंथों के अध्ययन से समाजशास्त्र का और विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। देसाई ए.आर. 1975, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, एसएच इन डिसेंट, पॉपुलर प्रकाशन मुंबई। देशपांडे सतीश 2007, फेंसिंग ए पोस्ट कोलिनियम डिसिप्लिन। एम.एन. श्रीनिवास एंड इंडियन सोशियोलॉजी इन ओबराय, सुंदर एंड देशपांडे, संपा मुद्राधीन। इस प्रकार की ये जो विविध ग्रंथ दिए गए हैं, इनका अध्ययन करके विस्तार से भारतीय समाजशास्त्रियों और उनके विभिन्न शोध और विचारों का हम अध्ययन कर सकते हैं। और उसी के साथ समाजशास्त्र अध्याय 5 भारतीय समाजशास्त्री का यह अध्याय पूर्ण होता है।